नमस्कार। भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी बीमारी जिसके होने के बाद हमारा बच्चा दिमाग से अपंग न होते हुए भी वह पूरी तरह से अपंग हो जाता है। वह पूरी लाइफ, अपनी होल लाइफ में सफ़र करता रहता है और प्रॉब्लम उसकी लगातार बढ़ती ही चली जाती हैं। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को हम अर्ली, जितना जल्दी से जल्दी अगर हम पता लगा सकें कि हमारा बच्चा इस तरह की बीमारी से परेशान है, तो निश्चित रूप से हम उसके लिए कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिसकी वजह से, जिसके कारण वह इतना इनेबल हो जाता है कि वह अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर ढंग से टैकल कर सकता है। आपको जानकर के थोड़ा सा हैरानी होगी कि बहुत टॉप क्लास के जो हमारे राइटर्स, पोएट्स या इस तरह के जो नामचीन हस्तियां होती हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को इस तरह की सेरेब्रल पाल्सी के माइल्ड सिचुएशन में, थोड़ी सी कम आक्रामक सिचुएशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स पाई गई हैं। मेरे कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि बहुत अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी परेशान हो सकता है। लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को थोड़ा बेहतर ढंग से समझें और एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर में अगर हम चलें, तो निश्चित रूप से इस तरह की प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर सकते हैं, या कम से कम उसके जो हानिकारक जो इफेक्ट्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अपने इस टॉपिक पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से हम सभी को लाभान्वित करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अदिति सिंह। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑडियंस, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे एक्सपर्ट से अगर कोई सुझाव लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस पाना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800111208 और हमारे फ़ोन नंबर 26511613 और हमारे फैक्स नंबर 26511609 पर पूरे कार्यक्रम के दौरान आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अदिति आपके सवाल का जवाब देंगी। तो डॉक्टर अदिति जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है? इसको हम अगर कॉमन मैन के लिए अगर हम समझाना चाहें, मतलब तो हम इसे सेरेब्रल पाल्सी को क्या कह सकते हैं? सेरेब्रल पैल्सी जैसे दो शब्दों से बना है, सेरेब्रल और पैल्सी। तो सेरेब्रल मतलब ब्रेन और पैल्सी मतलब फेलियर। तो ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे हाथ और पैरों को कंट्रोल करता है, मोटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को, वो हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो ब्रेन का सिर्फ वही हिस्सा जो हमारे मोटर डेवलपमेंट को डील करता है, उस हिस्से में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको कहते हैं सेरेब्रल पैल्सी। और जिन्होंने इसको नोटिस किया था सबसे पहले, उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर लिटिल। तो इसको लिटिल डिजीज भी बोलते हैं। लिटिल डिजीज भी बोलते हैं। तो आइए देखिए, मैं स्लाइड पे दिखाती हूँ। सेरेब्रल पैल्सी, इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब ये बढ़ता नहीं है। जिस स्टेट में, जिस स्थिति में बच्चे को ये हो चुका है, ये उसी में रहेगा। इसके सिम्टम्स और इसके कारण परेशानियां बढ़ती हैं, बट डिजीज एज सच नहीं बढ़ता। जी। सेरेब्रल पैल्सी इज अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन कंटेजियस। कंटेजियस मतलब ये छूने से, छूत की बीमारी नहीं है, छूत की बीमारी कि एक से दूसरे को छूकर हो जाएगा। मोटर कंडीशन, मोटर वर्ड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, इट इज ओनली इन्वॉल्विंग द लिम्स, अपर लिम्स दैट इज हैंड्स एंड लोअर लिम्स, and that causes physical disability. Again, it is only physical disability in human development, chiefly in various areas of body movement. By the age of 3 years, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि cerebral palsy क्या है? By the age of 3 years, if a child is not able to coordinate, 3 साल का बच्चा अगर चल नहीं पा रहा है, स्माइल नहीं कर रहा है, क्लैप नहीं कर रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो हमें ये डाउट आ जाना चाहिए कि इसे हमारे बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है। CP is also triggered by a damage to part or parts of the developing brain. मतलब वही बात, ब्रेन के हिस्से होते हैं, जो हिस्सा हमारा मोटर डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, वो हिस्सा जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पैल्सी? सेरेब्रल पैल्सी 4 तरह की होती हैं, स्पैस्टिक, एटैक्सिक, हाइपोटोनिक एंड ऑल्सो अथीटॉइड। अब ये थोड़े मेडिकल टर्म्स हैं, लेकिन इनका मतलब सिर्फ यही है कि स्पैस्टिक मतलब ये है कि दोनों बच्चों के, जो बच्चे हैं, दोनों उनके हाथ पैर जकड़े हुए हैं, स्टिफनेस। स्पैस्टिक इज स्टिफनेस। एंड
एक और तरह होता है हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक वो होता है जिसकी टोन कम है, बिल्कुल लिम्प और फ्लॉपी है बेबी, बिल्कुल ढीला शरीर पड़ा रहता है। और एथिटॉइड वो होता है जिसके इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं बच्चे के। तो जो बच्चा है उसके हाथ पैर अपने आप हिलते रहते हैं, सीजर्स नहीं है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी क्या इसमें भेद होता है सीजर्स और इसमें। एंड द फोर्थ टाइप इज अगेन एटैक्सिक। एटैक्सिक मतलब चलते वक्त जो बच्चा है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वो कभी एक तरफ गिरता है कभी इस तरफ गिरता है, चल तो सकता है लेकिन बैलेंस नहीं कर सकते। तो ये चार विभिन्न तरह के ये सेरेब्रल पैल्सी भी चार तरह की हो सकती है, स्पैस्टिक, एटैक्सिक, हाइपोटोनिक एंड एथिटॉइड। देखिए हमारे ब्रेन में एरियाज होते हैं, फ्रंटल एरिया होता है सोचने के लिए, अलग अलग तरह के एरियाज अलग अलग चीज कंट्रोल करते हैं। एक एरिया हमारे मोटर डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, एक एरिया हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, एक एरिया हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। सेरेब्रल पैल्सी में ये हुआ कि जो इंजरी हुई है, जो नुकसान पहुंचा है, वो मोटर डेवलपमेंट वाले एरिया को पहुंचा है। तो जैसे आप देख रहे हैं जिस जिस तरह के एरिया पे प्रॉब्लम होगी वही वही उसकी तरह उसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। एथिटॉइड जो है उसमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होंगी, जैसे मैंने आपको बताया अनकंट्रोल्ड, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपका हाथ हिलता रहेगा, जैसे कहते हैं ना कांपना, हाथ कांपना या पैर कांपना, ट्रेमर्स। रिजिडिटी वो एरिया है जिसमें ब्रेक मसल्स होंगी, ठीक है, और ट्रेमर वो है जिसमें अनकंट्रोलेबल शेकिंग होता है। तो ऑडियंस जैसा कि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर अदिति जी हमको अभी बता रही थी कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है। ये हमारे एक होल डिजीज होने की बजाय हमारे माइंड के एक वह पोर्शन जो कि केवल हमारे लिम्स के मोशन को मॉनिटर करता है, हम कह सकते हैं, वह जो है किसी बार कारणवश खराब हो जाता है। अभी इसी तरह की हम कुछ और जानकारियां लेते हैं, अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मान अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। तो अभी हमने देखा कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। अब इसी चीज़ को हम डॉक्टर अदिति से जानना चाहेंगे कि हम इसको कैसे पहचानते हैं कि कैसे हमारे बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी की कोई प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये स्लाइड देखिए, इसमें ब्रेन के सारे एरियाज हैं, डिफरेंट एरियाज कंट्रोल डिफरेंट पार्ट्स। एथिटॉइड इज कांस्टेंट अनकंट्रोल्ड मोशन ऑफ लिम्स, हेड्स एंड आईज। Rigidity is tight muscles that resist effort to then move, and tremors are uncontrollable movements, shaking, interfering with the normal coordination. Ataxic movements, again, they are due to poor sense of balance. This is due to cerebellum, the posterior part of brain. And spastic is limbs contracted, muscles. Most common type of cerebral palsy is spastic cerebral palsy. So the spastic cerebral palsy occurs in at least 70 to 80% of all spastic cerebral palsies. Yes, it is the most common type. It involves rigidity and it involves stiffening of the upper limbs and lower limbs. So again, spastic paralysis is divided into the topographically divided. That is, if the upper limbs are involved, it is called
diplegic. If only lower limbs are involved, if only one side of the body is involved, it depends on the type which is involved. So it can be hemiplegic, it can be diplegic, or also it can be all four involved limbs, that is called quadriplegic. Slide देखते हैं. Most common type occurring in 70% to 80% of all cases. People with this type are hypertonic and have a neuromuscular condition. It is also classified, as I told you, on topography: spastic hemiplegia, one side affected; spastic diplegia, the lower extremities are affected with little to no upper body spasticity; and spastic tetraplegia, all four limbs are affected equally. This diagram again shows quadriplegic, all four limbs, that is dark color, are involved. Diplegic, all four limbs are involved, but both legs are more severely involved than the arms. The lower limbs are more affected than the arms. Hemiplegia, one side of the body is affected. The arm is more involved than the leg. The dark portion shaded is more involved, and the light cross check is the less involved. Triplegia, three limbs are involved, usually two arms and one leg. And monoplegia, only one limb is affected, usually an arm. The second type is ataxic cerebral palsy, and here again there is a problem in the cerebellum. Less common types of cerebral palsy occurring at most 10% of all cases. Some of these cases have hypotonia and tremors. Motor skills such as writing, typing, or using scissors might be affected, as well as balance, especially while walking. It is common for individuals to have difficulty with visual and auditory processing. जी. Again, 1/4 of all people with cerebral palsy have ethetoid cerebral palsy, and here the damage occurs in the extrapyramidal motor system or pyramidal tract, which involves basal ganglia. It occurs in 10 to 20% of all cases, and especially in newborn infants, high bilirubin levels in the blood, if left untreated, can lead to brain damage in certain areas, that is called kernicterus, and this may also lead to ethetoid cerebral palsy. It is a mixed muscle tone movement, and people with ethetoid cerebral palsy have trouble holding themselves in upright steady position, that is sitting or walking, and often show involuntary motions. It takes a lot of work and concentration to get their hand to a certain spot, like if patient wants to scratch their nose or reach for a cup. Because of their mixed tone and trouble keeping a position, they may not be able to hold an object such as a toothbrush or pencil. The last type is hypotonic cerebral palsy, which appears limp, and it can move only a little or can't move at all, that is they are bedridden. So these are the types. डॉक्टर, यहाँ पर जैसे कि अभी आपने डिफरेंट टाइप्स के ये बताया कि सेरेब्रल पाल्सी किस किस तरह की हो सकती हैं. आपने बताया कि ये केवल हाथ में हो सकता है, केवल पैर में हो सकता है, एक साइड में हो सकता है. तो क्या इसको प्रॉब्लम को जो हम टैकल करते हैं अपने इस तरह की किसी पेशेंट को जब आप आते हैं, तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस तरह के पेशेंट से? हाँ, सबसे पहले हम ये देखते हैं इस बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी है कि नहीं है. जी. उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, मोटर टेस्ट. जी. अगर वो 3 या 6 मंथ्स का बेबी है तो हम देखते हैं एट 3 मंथ्स द बेबी शुड बी एबल टू सिट एटलीस्ट विद सपोर्ट. 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के बेबी को हम उसके मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स चेक करते हैं. 3 महीने के बेबी को सिर अपना होल्ड करना आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नेक होल्डिंग. अगर एट 3 मंथ्स ही इज नॉट एबल टू होल्ड हिज नेक, दैट मीन्स इट इज अ साइन. Again at 6 months, if the baby is not sitting with support, again it is a failure of developmental milestone. उसी सिचुएशन में हमको समझ जाना चाहिए कि हमारे बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. हर एज के हमारे माइलस्टोन्स हैं. सपोज द बेबी कम्स एट 1 year of age, then at 1 year, suppose he is not able to stand with support. 1 साल का बच्चा अगर खड़ा नहीं हो पा रहा है आपका, सपोर्ट के साथ भी पकड़ के भी वो सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा है, it is a sign there is a problem in motor development. Again at 2 years, तो हर एज के साथ आपको डिफरेंट चीज़ें देखनी होती हैं. 2 साल का बच्चा शुड वॉक विथ सपोर्ट. तो अगर वो चल नहीं पा रहा है, 2 years का हो गया, देयर इज अ प्रॉब्लम, यू शुड कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन. सिमिलरली फाइन मोटर,
दिस इज ग्रॉस मोटर हमने चेक किया, फाइन मोटर भी देखते हैं बच्चे का। छोटा बच्चा अगर आप कोई चीज़ दिखाते हो 3 to 6 months, वो उसको अगर पकड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू ग्रैस्प, तो अगेन दैट इज़ अ साइन ऑफ सेरेब्रल पैल्सी। लेकिन हम ये कहना कि सेरेब्रल पैल्सी है इस बच्चे को, उसके लिए हमें एटलीस्ट 6 महीने उसको ऑब्जर्व करके उसके माइलस्टोन्स रिकॉर्ड करने चाहिए जी, उसके मूवमेंट्स को हम रिकॉर्ड करें, फिर उसके बाद हम इस डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी इस तरह की, जैसे आपने हमने उसको डायग्नोज कर लिया या हमने जान लिया कि हमारे बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या हो सकता है? फिर हम ये देखते हैं कि टाइप्स कौन सी हैं, जो मैंने आपको बताया, स्पैस्टिक, एथिटॉइड, हाइपोटोनिक और एटैक्सिक, ये 4 तरह के हैं। तो इनमें से कौन सी टाइप में वो आता है? अगर उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, लिम्प है बेबी, फ्लॉपी बेबी जिसे बोलते हैं, तो वो हाइपोटोनिक हो गया, टोन कम है मसल की। तो अगर वो बेबी बिल्कुल जकड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर दोनों बिल्कुल जकड़े हुए हैं, टाइट है, स्टिफनेस है, आप उसका हाथ पकड़ते हो और आप खोलने की कोशिश कर रहे हो तो उसका हाथ भी नहीं आप खोल पाते। इनफैक्ट अगर उसने आपका हाथ पकड़ा है, कभी कभी आप अपना हाथ उसके हाथ से निकाल नहीं पाते, इतनी स्टिफनेस है उसकी मसल्स में, दैट इज कॉल्ड स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी। अगर वो बैठे बैठे ही वो अपने से ही उसके हाथ पैरों में ट्रेमर्स हो रहे हैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हो रही हैं, तो उसको एथिटॉइड सेरेब्रल पैल्सी है। अगर वो चलते वक्त बैलेंस खो रहा है, इधर उधर स्वे कर रहा है, स्वेइंग मोशन, तो उसको एटैक्सिक सेरेब्रल पैल्सी है। हम ये देख लेते हैं इसको किस टाइप की सेरेब्रल पैल्सी है, क्योंकि मैनेजमेंट डिफरेंट होता है हर एक का। हाँ जी, तो एक बार ही हमने डायग्नोज कर लिया, टाइप ऑफ सेरेब्रल पैल्सी डायग्नोज कर ली, उसके बाद हम उनके कॉजेज और ट्रीटमेंट पे आते हैं। जी जी जी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स किस रीजन से होती हैं, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी। तो इंसिडेंस है सबसे पहले, कितना कॉमन है ये डिजीज? जी जी, कितनी कॉमन? तो आइए स्लाइड देखते हैं। इंसिडेंस ऑफ सेरेब्रल पैल्सी इज अबाउट 2 per 1000 live births. That means 1000 live births, 2 chances, and it is higher in males than in females. Now coming to the symptoms of cerebral palsy, there is, as I told you, abnormal muscle tone, that is slouching over while sitting, reflexes or motor development and coordination. There is joint and bone deformities. The classical symptoms are spasticities, spasms and other involuntary movements. Scissor walking, that is called, the knees come in and cross, and toe walking are also common among people with CP who are able to walk. So babies born with severe cerebral palsy often have an irregular posture. Their bodies may be either very floppy as in hypotonic or very stiff. Birth defects such as spinal curvature, a small jawbone or a small head also may occur along with cerebral palsy. Symptoms usually appear or change as a child gets older. So classically, CP becomes evident only up to about 6 months to 9 months and is usually starting to mobilize, where preferential use of limbs, asymmetry or gross motor developmental delay is seen. Secondary conditions including seizures, epilepsy, apraxia, dysarthria or communication disorders, eating problems, sensory impairments, mental retardation, learning disabilities and behavioral disorders may also accompany. तो इस तरह से जब हम ये देख लेते हैं कि हमारे बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसके मीन्स ओवरकम करने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ, तो कॉजेज हम पहले पता करेंगे क्यों हुआ इसको। कभी कभी ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है कि बेबीज आर बोर्न और ड्यूरिंग डिलीवरी, जो अब इन सिटीज़ में वी डोंट हैव दिस प्रॉब्लम एज मच एज इन रूरल सेटअप, ड्यूरिंग डिलीवरी उसकी कॉर्ड जो है उसके गले के चारों तरफ बंध जाती है और उसको एस्फिक्सिया कहते हैं। तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई उस बच्चे को कम हो जाती है उस दौरान, एंड द होल टर्म इज कॉल्ड बर्थ एस्फिक्सिया। ऐसे बच्चों को सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है। सेकेंडली, बेबी इज बोर्न नॉर्मली एंड आफ्टर दैट द बेबी हैज डेवलप्ड जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस उसे बोलते हैं, पीलिया, और उसके ट्रीटमेंट हमने नहीं कराया, बिलीरुबिन लेवल्स बहुत हाई हो गए, 25 to 30 हो गया, और तब अगेन this baby can have damage to the motor development area and again the baby can have cerebral palsy. Again after the baby is born and वो 2 to 3 months का हो गया, any infection, now when the baby is at home, any infection
लाइक फीवर विच कैन कॉज मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस होता है ब्रेन फीवर. तो अगर ब्रेन फीवर हो गया है बच्चे को, तो अगेन व्हाट हैपेंस इज द बेबी कैन हैव सेरेब्रल पैल्सी, और एनी इंजरी टू द ब्रेन कैन ऑल्सो लीड टू सेरेब्रल पैल्सी. ये दीज आर कॉमन कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पैल्सी. एक बार हम कॉजेज समझ जाएंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आ सकते हैं. डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप कह रही थी कि बच्चे के बर्थ के टाइम पर अगर इस तरह के उसके गले के आसपास में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कहीं बाउंड हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है. इसका मतलब क्या हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर सेफ बर्थ दिलवाई जाए, अगर मदर को ऐसी सिचुएशन में रखा जाए कि एक मीन्स बर्थ जो है वो बिल्कुल सेफ हो, साउंड हो, अंडर एक अच्छे डॉक्टर के, तो इस तरह के चांसेस होने के कम हो जाते हैं. बहुत कम संभावना है. दूसरी चीज, मदर्स में जो माँ बनने वाले हैं उनके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, ट्रिपल टेस्ट बोलते हैं उन्हें, और टॉर्च इन्फेक्शंस का टेस्ट उन्हें कहते हैं. वो ज़रूर कराइए. टॉर्च इन्फेक्शंस जो हैं वो कई सारी बीमारियों से बना है इकट्ठा, टॉर्च TORCH. और इन बीमारियों को अगर हमने मदर में पकड़ लिया टाइम से, तो हम ऐसे बेबीज को बर्थ प्रिवेंट भी कर सकते हैं MTP करा के, जिससे कि ये सेरेब्रल पैल्सी वाले बेबीज पैदा ही ना हुए. तो क्योंकि टॉर्च इन्फेक्शंस इन मदर ऑल्सो कॉज सेरेब्रल पैल्सी, लाइक रूबेला. इट कॉजेज माइक्रोकेफेली एंड सेरेब्रल पैल्सी. मैडम, जैसे आप ये बता रही हैं कि अगर मदर को हम इस तरह से पहले से ही हम डायग्नोज कर लेते हैं कि अगर उसमें इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम बच्चे का बर्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं कि उस इस तरह के बच्चे का जन्म ही ना हो. क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इसको ये कह सकते हैं ये हेरिडिटी की प्रॉब्लम है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. सेरेब्रल पैल्सी इज नॉट हेरिडिटरी एंड इट इज नॉट जेनेटिक. तो ये कहना कि इसके पेरेंट्स को या इसकी किसी फैमिली मेंबर को था और इसलिए हो रहा है, ये गलत है. इट इज नाइदर हेरिडिटरी नॉर जेनेटिक. इसका कोई जीन नहीं है, कोई जीन मैपिंग नहीं किया है, कोई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सेरेब्रल पैल्सी सिर्फ इन्हीं कारणों से हुआ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ड्यूरिंग बर्थ या फिर बिफोर बर्थ माँ में कोई इन्फेक्शन था जो कि उसके ब्रेन में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम किया, एंड आफ्टर बर्थ कि बच्चे को अगर फीवर हो गया और मेनिंजाइटिस जैसा कुछ हो गया. जेनेटिक और हेरिडिटरी से इसका कोई संबंध नहीं. जी. डॉक्टर साहब, मैंने यहाँ पर ध्यान दिया, आपने बच्चे के बर्थ से लेकर के उसकी माने प्री जो स्टेज होता है हमारे बच्चे को पालन पोषण करने का, उसी सिचुएशन में आपने बताया, ये मैक्सिमम किस एज तक है ये किसी को अफेक्ट कर सकता है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा. जब तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है ये तभी तक अफेक्ट कर सकता है. दैट इज एज के रूप में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, हाँ, अप टू 2 years. Brain development occurs up to 2 years, और it is that's why called a non-progressive disease. मतलब ये एक बार जो हो गया है, ब्रेन में जो इंजरी हो चुकी है, उससे जो डिजीज आ गया है, इट विल नॉट प्रोग्रेस मोर. हाँ, उसके सिम्टम्स और उसके कारण परेशानियां जरूर डेवलप होती हैं. सेरेब्रल पैल्सी इज अगेन माइल्ड हो सकता है, सीवियर हो सकता है, पर जो भी उसका इनिशियल डैमेज है वो ब्रेन डेवलपमेंट जब तक होगा तभी तक होगा. उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे को, जैसे कि इन बच्चों को चलने उठने में तकलीफ होगी, फिर इनको सीजर्स भी होते हैं, फिट्स पड़ते हैं यूजली, उस एरिया को भी एसोसिएट हो जाता है वो. एंड दीज चिल्ड्रन हैव कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज. आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दीज चिल्ड्रन, दे आर नॉट मेंटली रिटार्डेड. You should not call them mentally retarded. They have a motor problem. So they are having only a physical problem. They can be average intelligence. इनकी normal intelligence to average intelligence हो सकती है, normal IQ हो सकता है इनका, पर हाँ, इन्हें learning disabilities होती है, dyslexia, apraxia, these are common words. जैसे कि जो मैंने आपको दिखाया था स्लाइड्स में, इन वर्ड्स का मतलब ये है कि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, वर्ड्स समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन दे आर नॉट मेंटली रिटार्डेड. उनको सिर्फ फिजिकल लिमिटेशन है जो कि हम ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस और इन सब से ठीक कर सकते हैं. उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं. बिल्कुल, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म. माइल्ड सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे आप देखोगे तो दे लिव नियर नॉर्मल लाइफ. वो उनकी लाइफ एज जो होती है वो भी नॉर्मल हमारी तरह हो सकती है. जो सीवियर फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पैल्सी है, दैट इज उनके हाथ पैर दोनों ही नहीं काम कर रहे, जो कि बेड रिडन है, वो सीवियर फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पैल्सी कहलाया जाता है. उसमें एज थोड़ी कम हो जाती है. दे डाई इन देयर सेकेंड डेकेड्स ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स. क्योंकि हाँ, वो मूव नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं और उनका फिर रीनल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. इस वजह से सीवियर सेरेब्रल पैल्सी में
एज जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, बट स्टिल दे आर ऑल्सो नॉट मेंटली रिटार्टेड। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने बात बताई कि नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि अगर हम अपने बच्चे को देखते हैं किस तरह से थोड़ा सा लर्निंग से प्रॉब्लम है, जिससे कि मैडम अभी बता रहे थे कि वो डिसलेक्सिया हम इसको कहते हैं कि बच्चे को सीखने में अगर स्लो वो सीख रहा है या कम सीख रहा है तो हम अपने बच्चे को ये करके चलते हैं कि वो मेंटली रिटार्ड है और हम उसको निगलेक्ट करने की तरफ हम कदम बढ़ा देते हैं। जबकि इस समय हमारा कदम ये होना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए एक एक्सपर्ट गाइडेंस में किसी डॉक्टर से सजेशन लेकर के हम उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करें, जिससे कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ। जी, तो इसके बारे में और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? हाँ, तो हम स्लाइड्स देखते हैं, आइए। कॉजेज जो है वो किस तरह के कॉजेज होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज टू द ब्रेन, a child suffering from cerebral palsy could be completely healthy except for motor coordination. Loss of motor control need not mean incapacity to learn, think, or feel. In mild cases, the child may live as long as any normal being, but in severe cases, the life expectancy may be much less. These children need special skills and individual care, both at home and in special schools, to help them cope with life. What are the symptoms of cerebral palsy? Early symptoms are 3-month-old baby fails to respond to sounds. He is unable to follow things with his eyes and lacks facial expressions and drools all the time. These symptoms only a parent or a caregiver will notice. Normally, the cerebral palsy symptoms go unnoticed in infancy but become more visible only as the child grows and his nervous system or brain develops. Some key symptoms which we should look out for are his failure to reach developmental milestones like holding his head up, learning to roll over, sit with and without support, smile, crawl, walk, and hold things with one hand. CP, that is cerebral palsy, affects gross motor skills like walking or running and fine motor skills like writing and speaking. The mildest form of cerebral palsy does not always lead to severe physical handicap. The handicap depends upon the severity of the case. So this problem may be noticeable like difficulty in holding something, writing, buttoning or using a pair of scissors. Symptoms visible at 3 months or so like difficulty in sucking, a weak shrill cry, a very loose and relaxed body or a very stiff body which the baby arches back, throwing out his arms and legs when picked up. Severe form of CP is again the baby is having severe problem in upper limbs and lower limbs. There may be virtually no muscle control, inability to keep balance, walk or even speak. Symptoms may be noticed at birth or soon after like difficulty in sucking. तो जिस तरह की अभी हम देख रहे थे सेरेब्रल पाल्सी के डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं और इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हमारा बच्चा जब 3 मंथ 6 मंथ की एज में होता है, अगर उसी टाइम पर अगर वो हमारे साउंड पर रिएक्ट नहीं करता है, अगर उसको आप कुछ पकड़ाते हैं तो वो पकड़ने में इंटरेस्ट नहीं शो करता है, उसी समय पर हमको सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चे के साथ में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसी प्रकार की कुछ और जानकारियाँ अभी हम लेते हैं। अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में
कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्रीमैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेलफोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. तो सेरेब्रल पाल्सी के बारे में अभी हमने देखा कि ये कैसे हो सकता है, इसकी कैसे हम सिम्टम कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर में इस तरह की प्रॉब्लम। अब इसका जो मोस्ट जो सीवियर फॉर्म होता है तो उसके बारे में अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इस सीवियर फॉर्म इसका क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। डॉक्टर साहब। हाँ, तो सीवियर फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पैल्सी, लेट्स लुक एट द स्लाइड. It is severe CP symptoms. There may be virtually no muscle control, inability to keep balance, walk, or even speak. Symptoms may be noticed at birth or soon after, like difficulty in sucking, a weak and shrill cry, a very loose and relaxed body, or a very stiff body
which the baby arches back, throwing out his arms and legs when picked up. तो इसका मतलब ये है कि जो सीवियर फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पैल्सी है उसमें या तो बच्चा फ्लॉपी हो सकता है या तो बच्चे के हाथ पैर बहुत जकड़े हुए हो सकते हैं। तो एट 3 months अगर हम देखते हैं कि बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पी पा रहा, वो माँ उसको दूध पिलाना जब चाहती है तो बच्चा सक ही नहीं कर पाता, इन द वे कि उसके जो सकिंग मसल्स हैं, ओरोफेरेंजियल मसल्स एज वेल एज ओरोबक्कल मसल्स जो हैं वो काम नहीं कर रही, तो बच्चा सक नहीं कर पा रहा। तो ये सबसे पहला सिम्टम माँ नोटिस कर सकती है कि अगर माँ है और अगर केयर गिवर है तो वो बॉटल अगर लगा रहे हैं तो बॉटल को भी वो सक नहीं कर पा रहा। फीडिंग प्रॉब्लम एट 3 months, दिस इज एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज रॉन्ग विच इज करेक्टेबल विद आवर चाइल्ड। सेकेंड थिंग इज, अगर बच्चे की बहुत रोना की श्रिल क्राई बोलते हैं उसे, बहुत इरिटेबल श्रिल क्राई है, बच्चा हैप्पी नहीं है, दिन में 18 घंटे एक न्यूबॉर्न बेबी सोता है 24 घंटे में से, अगर बच्चा बाकी 6 घंटे में बच्चा खेलता कूदता है, अगर बच्चा नहीं स्माइल कर रहा आपको देख के, एक्टिव नहीं है और बहुत इरिटेबल और श्रिल क्राई है, तो अगेन इट इज़ अ वार्निंग ऑफ सीवियर सेरेब्रल पैल्सी। थर्ड थिंग इज़ कि हम जब बच्चे को उठाते हैं गोदी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझिए कि हम वी आर ट्राइंग टू टेक द बेबी इन आवर आर्म्स। व्हेन वी आर ट्राइंग टू होल्ड द बेबी, हम जब बच्चे को अपनी गोदी में उठा रहे हैं तो बच्चे की बॉडी पीछे की तरफ टाइट हो रही है, मतलब वो एक पैराशूट की तरह अपनी बॉडी को बना लेता है, उसका हेड जो है वो पीछे की तरफ जकड़ जाता है, हाथ पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और टाइट होके वो ऐसे, जैसे इसको इनफैक्ट बोलते हैं बो एंड एरो, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे बो के शेप में आ जाता है। और इसका कारण अगेन इट इज़ द सीवियर फॉर्म ऑफ स्पैस्टिक सेरेब्रल पैल्सी, द मसल्स आर स्टिफ। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें एट 3 months पे ही दिखना शुरू हो जाती हैं, पर सीवियर फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पैल्सी हमें 6 months, 9 months, अगेन टिल 1 year, जब तक नर्वस सिस्टम डिवेलप हो रहा है तब तक हमें ये सिम्टम्स दिखते जाएंगे। With every month the milestone will keep changing and then we will notice कि हमारा बच्चा बाकी बच्चे जो 3 months और 6 months पे कर पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहा, तब हम समझ पाएंगे कि something has to be done at an early stage. Again severe form of cerebral palsy में थर्ड थिंग आती है कि जब हम बेबी को, एक तो फीडिंग प्रॉब्लम हो गई, एक लाउड एंड श्रिल क्राई हो गई, एंड थर्ड थिंग इज जो बेबी है कभी कभी उनकी आईज भी इन्वॉल्व होती हैं। अगर बेबी की आँखें जो हैं, कॉर्निया जो ब्लैक कलर का पोर्शन है वो बहुत बड़ा दिख रहा है आपको अलग से, बहुत ज़्यादा, उसको आप ये नहीं समझ पाओगे कि बच्चा ब्लाइंड है इस समय, लेकिन हाँ आपको ये ज़रूर दिखेगा कि आप आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे को, वो वापस आपको नहीं देख पा रहा है। अगेन इट इज़ अ साइन कि इसमें आइज़ भी इन्वॉल्व हो गई हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है सीवियर फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पैल्सी में। एक डिजीज़ जैसे मैंने आपको बताया मदर में होता है टॉर्च इन्फेक्शन, उसमें मदर को अगर ये डिजीज़ है तो बेबी सेरेब्रल पैल्सी से पैदा होता है। उसमें बच्चे का सिर भी छोटा होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया माइक्रोकेफेली, तो उसमें आँखें और सिर भी इन्वॉल्व है। वो बच्चे को देख के आपको समझ आएगा कि इसका सिर और बच्चों से छोटा है, इसी उम्र के और बच्चों से हाँ छोटा है। तो सिर छोटा है और आँखों में भी कुछ उनको लगेगा कि ये हमें नहीं देख रहा, जब इधर देखता है तो दूसरी तरफ दिखती, इसकी आँख एकदम दूसरी तरफ चली जाती है, तो जैसे स्क्विंट जिसे बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें भी हम मदर जो है सिंपल माँ नोटिस कर लेती है, और इसको नोटिस करने से ही उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि वी शुड गो टू अ डॉक्टर। So this is severe form of cerebral palsy and the common symptoms which are noticed and picked up by the mother or the caregiver. Now we come to the causes of cerebral palsy. Let's look at the slide. The causes, as I have told you, is intrauterine developmental problems. Example, exposure to radiation and infection. Secondly, asphyxia before birth. Also, hypoxia of the brain and birth trauma during labor and delivery and complications in the perinatal period or during childhood. One more cause is multiple births and abnormalities such as neuronal migration disorders. Example, Lissencephaly and holopresencephaly. इसका मतलब है
जो कॉजेज है हमारे, उसमें फर्स्ट कॉज मैंने बताया इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शंस। वही चीज़ टॉर्च जो है उसका फुल फॉर्म है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड एच से हर्पीज सिम्प्लेक्स, TORCH। तो ये सारी बीमारियां अगर मदर को अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है तो बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी होने के चांस हैं। सेकेंडली, मदर प्रेगनेंसी में अगर रेडिएशन से एक्सपोज हो जाती है किसी भी तरह की, अगेन देयर इज अ चांस दैट इट विल हार्म द चाइल्ड। तो इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के अंदर अगर बेबी है और उस समय इन्फेक्शन है मदर को, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन और रेडिएशन कैन कॉज फीटल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। उसी समय बच्चे के दिमाग में मोटर एरिया जब डेवलप हो रहा था, इन कारणों की वजह से वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है और फिर हमें सेरेब्रल पैल्सी बच्चा हमें डिलीवरी हो जाती है। और उसके बाद हम, इट इज़ अ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड, बट उसके बाद हमें उसको सेरेब्रल पैल्सी को ही ट्रीट करना पड़ता है। सेकेंड कॉज, एज आई टोल्ड यू, इज अगेन ड्यूरिंग डिलीवरी। Today in rural setups also now we have got good safe measures, but पुराने टाइम से जो डिलीवरी है वो घर पे ही होती थी, दाइयाँ और ये सब जो होती हैं यही घर पे कराती हैं। तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है कि बच्चे की डिलीवरी के दौरान उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है। 12 to 24 आवर्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन्स अगर मदर ले रही है, द हेड इज ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसे बोलते हैं obstructed labor, उसमें again the oxygen supply is less. Second cause is if the cord is around the neck, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो umbilical cord, बच्चे की नाभि की जो cord होती है, अगर वो गले के आसपास हो गई है और उसको जकड़ चुकी है, again there is lack of oxygen. And third thing is when the baby is being delivered, बेबी का जब डिलीवरी हो रही है, बाहर आ रहा है बेबी, उस दौरान अगर उसका हेड मदर के पेल्विस में फंस जाए, इट इज कॉल्ड सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो अगेन इन तीनों कारणों में डिलीवरी के दौरान, पहला अगर हेड बड़ा है और वो फंस गया है पेल्विक में, अगर कॉर्ड उसके चारों ओर बन गई है नेक के, और तीसरा अगर उसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, इन तीनों कारणों से वो इनिशियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो शुरू के 5 मिनट, उसमें अगर बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला, उस 5 मिनट में जो इंजरी ब्रेन को उसके डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट एरिया में हो जाती है, उस कारण उसको लाइफ लॉन्ग सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है। इसीलिए नियोनेटल रिससिटेटिव मेजर्स, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NRP प्रोग्राम है, उसमें गाँव में जाके हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियंस उनको समझाते हैं कि बच्चे की डिलीवरी सेफ़ कैसे कराई जाए। जैसे ही बच्चा बाहर आए उसके मुंह से सक्शन करके लिक्विड्स निकाल दें जिससे कि वो सांस ले पाए और ऑक्सीजन की कमी उसे ना होने दें। तो क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब उन्हें समझाए जाते हैं और जगह जगह जाकर NRP के प्रोग्राम्स करे जाते हैं, हेल्ड किए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर डॉक्टर साहब हमें दे रही हैं कि अगर हम इसके लिए, इस तरह की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए कोई बहुत एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत सामान्य सी चीज़ों पर केवल अगर हम ध्यान रखें, स्पेशली जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता रही हैं कि डिलीवरी की जो टाइमिंग होती है, स्पेशली स्टार्टिंग का 5 to 10 मिनट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। अगर किसी भी वजह से अगर उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन करके सामने आ सकती है। डॉक्टर साहब, इस तरह के और कौन से हम रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सेकेंडली, प्रीमेच्योर बॉर्न बेबीज, मतलब बेबीज जो अपने टाइम से पहले बर्थ जिनका हो जाता है, उन्हें बोलते हैं प्रीमेच्योर। बिफोर 37 वीक्स उन्हें प्री टर्म बोला जाता है। तो अगर 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए और बेबी बॉर्न हो गया है ड्यू टू सम इन्फेक्शन या मदर में कोई कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे बेबीज़ को भी सेरेब्रल पैल्सी की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीमेच्योर बेबीज स्पेशली लेस देन 2 kgs, अब वो प्रीमेच्योर बेबी भी है और क्योंकि समय से पहले हुआ है तो लो बर्थ वेट भी है। लो बर्थ वेट मतलब लेस देन 2.5 kg। These 2 conditions also can cause cerebral palsy. प्रीमेच्योर लेबर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम मदर का एंटीनेटल जिसे कहते हैं चेकअप करवाएं।
हर जगह फ्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में फ्री एंटीनेटल चेकअप किया हुआ है, उसमें वो जा सकती हैं, अपने आप को बुक कराएं और रजिस्टर कराएं, और 3 बार उनको 3 टाइम्स इन अ मंथ बुलाया जाता है। शुरू में उनको आयरन और फोलिक एसिड दिया जाता है और उनको टाइमली चेक किया जाता है। उनके टेस्ट होते हैं जो मैंने आपको ब्लड टेस्ट बताए थे, और इन सब से हम एक तरह से एक सेफ और अच्छी गुड सेफ डिलीवरी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। सेफ बच्चा, यस। तो प्री मैच्योर जो डिलीवरी है वो भी प्रिवेंट हो जाती है अगर हमने कहीं अच्छे से रिकॉर्ड कराया हुआ है, अपना एंटीनेटल कार्ड बनवाया हुआ है, और इन्फेक्शन अगर मदर को होता है तो वो भी ट्रीट हो जाता है, पकड़ा जाता है टाइम पे। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अल्ट्रासाउंड। अगर हम प्रेगनेंसी में अनॉमली स्कैन जिसे कहते हैं वो ज़रूर करा चुके हैं तो उसमें भी हम पकड़ पाते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। द फोर्थ कंडीशन इज़ जो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें मदर ने कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसमें डिलीवरी का भी कोई रोल नहीं है कि डिलीवरी ठीक से हुई या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई, उसमें उसको ब्रेन में ऑलरेडी कोई डिफेक्ट है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोनल माइग्रेशन डिसऑर्डर्स। तो जो न्यूरोनल माइग्रेशन डिसऑर्डर्स हैं जैसे लाइजेनकेफेली, इसमें जब बच्चे का शरीर बन रहा था और साथ में उसका ब्रेन डेवलप हो रहा था, उसी दौरान कुछ दिक्कत आई और वाइट मैटर और ग्रे मैटर जो हमारे ब्रेन में होता है उसमें न्यूरॉन्स में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हुई और इस वजह से उसे तकलीफ आई और बच्चा अगेन वी हैव गॉट कि उस बच्चे को लाइजेनकेफेली या ये वाले सिंड्रोम्स जो हैं ये हो गए हैं तो उन्हें सेरेब्रल पैल्सी होगी। ये सिंड्रोम्स जो हैं ये MRI या CT स्कैन से ही पता चल सकते हैं ओनली आफ्टर डिलीवरी, एंड दिस इज़ नॉट प्रिवेंटेबल। दिस पर्टिकुलर एक ये बहुत कम 10 to 15% ही है जो कि नॉन प्रिवेंटेबल है। हमारे पास 80 to 90% चांसेस हैं जिसमें हम बच्चे की सेफ डिलीवरी कराएं, मदर का एंटीनेटल चेकअप कराएं और हम सेरेब्रल पैल्सी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑडियंस हमने देखा कि डॉक्टर साहब अभी बता रही थी सीवियर सेरेब्रल पाल्सी के 3 मेजर स्टेप्स। पहली बात तो ये कि अगर मदर में किसी तरह की इन्फेक्शन हो तो हमारे बच्चे को इस तरह की सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, अगर डिलीवरी से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम हो तब इस तरह से हो सकता है। और थर्ड स्टेज में डॉक्टर साहब अभी बता रही हैं कि हम उसको पालन पोषण करने में हम इसको प्रॉब्लम कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। That is, we will come to the slide now. Premature infants, 40 to 50% of all children who develop cerebral palsy were born prematurely, before time, prenatal brain damage that then precipitates premature delivery. Again, intrapartum asphyxia and infections in the mother, even that are not easily detected, may triple the risk of child developing the disorder. Low birth weight is again a risk factor for cerebral palsy. After birth, jaundice, lead poisoning, physical brain injury, shaken baby syndrome, incidents involving hypoxia and encephalitis or meningitis. The 3 most common causes of asphyxia in the children are choking on foreign objects such as toys and pieces of food, poisoning and near drowning. Lastly, CP is not genetic or hereditary. तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने पूछा कि पालन पोषण में क्या हम कुछ कर सकते हैं, उसमें ये पॉइंट्स आते हैं कि आफ्टर बर्थ हो गया है, हाइपोक्सिक इंजरी नहीं हुई उसे, ऑक्सीजन की हमने सब ध्यान रखा, लेकिन ड्यूरिंग हम रेयरिंग प्रैक्टिस, इट इज़ कॉल्ड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, पालन पोषण करते वक्त बच्चों का बहुत कॉमन होता है 3 to 6 months ऑफ एज ग्रुप में बच्चे कोई भी चीज़ उठा के मुंह में डाल लेते हैं, कोई टॉय डाल लेते हैं या कोई और बटन डाल लेते हैं, कोई दवाई भी डाल लेते हैं, अगर कोई टैबलेट्स पड़ी हैं तो उससे बच्चा को चोकिंग हो सकती है बच्चे को। तो चोकिंग ऑन फॉरेन बॉडीज दैट अगेन कैन कॉज एस्फिक्सिया एंड इट कैन बी simple, just from choking due to a toy, due to our negligence can cause cerebral palsy. तो ये पालन पोषण में अगर हम ये ध्यान दें कि बच्चा किसी चीज़ को चोक नहीं करा, उसको इस तरह की कोई एस्फिक्सिया हमने क्रिएट नहीं करवाई, तो हम उसको सेरेब्रल पैल्सी होने से बचा सकते हैं। We'll come to the next slide. Diagnosis. Patient's history and physical examination, literature
and evidence is available on CT and MRI magnetic resonance imaging. तो डायग्नोसिस बच्चे का कैसे होगा, आप पूछ रहे थे कि सेरेब्रल पैल्सी इसको है, ये हम कैसे पता लगाएंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हिस्ट्री, जो मदर हमें डॉक्टर को बताती है. द हिस्ट्री इज द फर्स्ट डायग्नोस्टिक टूल. हिस्ट्री में माँ ये बताती है कि मेरा बच्चा, उससे हम पूरा डिटेल हिस्ट्री लेते हैं. 1 साल का बच्चा अगर हमारे क्लिनिक में आता है, हम उससे पूछते हैं एंटीनेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री एंड पोस्टनेटल हिस्ट्री. एंटीनेटल हिस्ट्री मतलब कि बच्चा पैदा होने से पहले मदर को कोई, वही जो मैंने आपको समझाया, इन्फेक्शंस थे या कोई रेडिएशन एक्सपोजर था या डिलीवरी के दौरान कोई प्रॉब्लम थी. और पोस्टनेटल हिस्ट्री भी हम लेते हैं कि डिलीवरी होने के बाद क्या बच्चे को जॉन्डिस हुआ था, उसको NICU या नर्सरी में रखा गया था, उसको फोटोथेरेपी दी गई थी. तो ये सारा डायग्नोसिस इस क्वेश्चनेयर पे डिपेंड करता है. एक क्वेश्चंस का सेट होता है जो हम पूछते हैं, और इन क्वेश्चन से हम ये समझ जाते हैं कि बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी की संभावना है या नहीं. अगेन मोटर माइलस्टोन्स, हम उसका चार्ट बनाते हैं. 3 महीने पे बच्चा क्या अपनी गर्दन संभाल पा रहा था, उसको बोलते हैं नेक होल्डिंग. 6 महीने पे क्या बच्चा विद सपोर्ट आप पकड़कर उसको बैठा पा रहे थे, या वो स्लाउच करता है, इट इज कॉल्ड स्लाउचिंग, कि वो कुबड़ निकल के उसका शरीर नीचे की ओर गिर जाता है. एंड 9 मंथ्स पे क्या बच्चा अपनी दोनों उंगलियों से कोई चीज़ आपने फेंकी तो वो उसको उठा पा रहा है या नहीं, उसको बोलते हैं पिंसर ग्रास्प. बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डायग्नोसिस में, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एट 9 मंथ्स पिंसर ग्रास्प है. मतलब कि बच्चे को आपने कोई पेंसिल दी या कोई कागज़ का टुकड़ा दिया, उसने अपने अंगूठे और अपनी पहली उंगली, पॉइंटर फिंगर, थंब एंड पॉइंटर फिंगर को अप्रॉक्सीमेट करके वो चीज़ उठाई या नहीं उठा पा रहा, पूरे हाथ से उठा रहा है. ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात होती है. अगर ये चीज़ पिंसर ग्रास्प एट 9 मंथ्स वो नहीं ला पाया है, अगेन इट इज़ अ साइन ऑफ फाइन मोटर डेवलपमेंट डिले एंड इट इज़ अ साइन टुवर्ड्स सेरेब्रल पैल्सी. तो डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई एक्सपेंसिव हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ हिस्ट्री से हम समझ पा रहे हैं कि बच्चे को डीले डेवलपमेंट में है या नहीं है. इट इज़ अ डीले, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, थोड़ा धीरे हो रही है उसकी सारी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. एट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स. नाउ एट 1 ईयर, एट 1 ईयर मैंने आपको जैसे पहले बताया, इज द चाइल्ड एबल टू वॉक और स्टैंड विद सपोर्ट. ये सारी चीज़ें देखकर अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है इन चीज़ों में बहुत डिले है, मतलब 3-4 महीने की चीज़ वो नहीं कर पाता है उस समय जो बाकी लोग पीयर ग्रुप करते हैं, तो फिर इट इज़ हम लोग इसको डायग्नोसिस दे देते हैं हिस्ट्री के बेसिस पे सेरेब्रल पैल्सी है. अब नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वेस्टिगेशन. अगर हमें लगता है कि इस बच्चे को CT स्कैन या MRI, दोनों ही मोडालिटीज़ हैं. MRI एक्सपेंसिव है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और CT स्कैन थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है. अगर हमें ज़रूरत लगती है तो फिर हम ये ब्रेन का कराते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि CT और MRI में कोई ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि लाइजेनकेफेली मैंने आपको बताया, कुछ डिसऑर्डर्स वो हमें दिख जाते हैं. तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं इस बात को जानना चाहूँगा कि आप डायग्नोस करते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमारे बच्चे की ये जो CP की प्रॉब्लम हुई है वो किस स्टेज में आई है. Yes. तो क्या हम इसको जब क्योर करते हैं तो उसमें भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जिस मीन्स स्पेशल इस स्टेज में हुआ है तो उसके लिए इस तरह की डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, इस तरह की उनको क्योर किया जा सकता है. यस, ट्रीटमेंट पे आएंगे हम अभी बाद में, लेकिन कॉज ऑफ CP इस सिर्फ जानने से एक हमें पता लग जाता है इसका कॉज क्या था. ट्रीटमेंट जो है वो रिहैबिलिटेशन की तरफ है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ माइल्ड सीवियर फॉर्म पे निर्भर करता है. माइल्ड CP जो है उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती. सीवियर सेरेब्रल पैल्सी जो होता है उनको थोड़ी ज़्यादा रिहैबिलिटेटिव मेजर्स चाहिए होती हैं. लेकिन कॉज क्या अगर अलग भी है तो भी हमारे जो मेजर्स हैं ऑफ रिहैबिलिटेशन दे आर ऑलमोस्ट सेम. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सिम्टम्स एंड नॉट द कॉज. बच्चे को क्या तकलीफ है, सिम्टम्स क्या हैं.
तो अगर सिम्टम्स बच्चे के कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ हाथों में उसे दिक्कत है लिखने में, जैसा कि मैंने स्लाइड पे दिखाया था, लिखने में दिक्कत है, मतलब ही इज़ नॉट एबल टू राइट, बाकी सारे काम कर पा रहा है, अपने बटन नहीं बंद कर पा रहा, सिजर्स नहीं होल्ड कर पा रहा, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कैंची नहीं चला पा रहा और लिख नहीं पा रहा, तो हमारा ट्रीटमेंट सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा, उसे हम इन्हीं चीज़ों पर रिहेबिलिटेट कर देंगे। अगर बच्चे को सीवियर फॉर्म ऑफ सीपी है जिसमें उसके लिम्स चल ही नहीं रहे हैं, वो दूसरों पे निर्भर है बैठने और उठने के लिए, तो हमारा ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। हमें उसके कॉन्ट्रैक्चर्स ठीक करने हैं, उसकी स्टिफ बॉडी को हमें फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ट्रीटमेंट। लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो उसके सिम्टम पे निर्भर करता है, कॉज पे निर्भर नहीं करता। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोग्नोसिस, तो ट्रीटमेंट जो है वो प्रोग्नोसिस के ऊपर हम देखते हैं। सीपी इज नॉट अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, मीनिंग द ब्रेन डैमेज नाइदर इम्प्रूव्स नॉर वर्सन्स, बट द सिम्टम्स कैन बिकम मोर सीवियर ओवर टाइम ड्यू टू subdural damage. A person with the disorder may improve somewhat during childhood if he or she receives extensive care from specialists, but once bones and musculature become more established, orthopedic surgery may be required for fundamental improvement. तो इसका मतलब ये है कि cerebral palsy जैसा हमने डिफाइन किया, it is not progressive. सेरेब्रल पैल्सी बढ़ता नहीं है, जो डिजीज है इट इज़ नॉन प्रोग्रेसिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म मैं आपको इसीलिए बार बार समझा रही हूँ जिससे कि हम हतोत्साहित नहीं हो। हमारे बच्चे को अगर सेरेब्रल पैल्सी है तो वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, ना तो वो इम्प्रूव करेगा ना ही तो वो वर्सन करेगा। जितना डैमेज, अगर 10% डैमेज है या 20% डैमेज है, जितना डैमेज मोटर एरिया को हो चुका है वो वहीं स्थगित है। इट इज़ नाइदर इम्प्रूविंग नॉर वर्सनिंग। अब इसके कारण जो हमारा इसके सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स हमें ट्रीट करने हैं। तो अगर सेरेब्रल पैल्सी के सिम्टम्स हम देखते जाएंगे और ऐसे ऐसे ट्रीट करते जाएंगे। जी जी, बहुत बढ़िया यहाँ पर डॉक्टर साहब जानकारी दे रही हैं कि अगर हम अपने बच्चे के सिम्टम्स को अगर सही ढंग से समझ जाएं तो उसको डायग्नोज करने में, उसकी प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अगर हम अपना जो एक्सपेक्टिंग मदर है उसका हम रजिस्ट्रेशन कराएँ, उसको एक अच्छे डॉक्टर में हमेशा उसके केयर में रखें, मंथली 3 टाइम्स, और सबसे बड़ी बात ये कि सब कुछ फ्री हो रहा है, सरकार आपको इस तरह की सुविधा दे रही है। तो इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा केयर करें तो डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग हम 80 to 90% सेफ डिलीवरी करा सकते हैं और इस तरह के 80 to 90% केसेस को हम सेफ बना सकते हैं। तो इसी तरह की हम कुछ और जानकारी लेंगे अभी डॉक्टर साहब से। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, दिल
in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू आ मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. तो अभी जैसे हमने ये जान लिया कि सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है, अब हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि इसके प्रोग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है तो इसको हम कैसे उसको हम इस बात के लिए हम इनकरेज कर सकते हैं कि ये कोई डिजीज नहीं है बल्कि एक सिंपल सी चीज़ है और इससे हम वेरी नाइस। यस, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। कोई डिजीज नहीं है, मैं रिपीट करना चाहूँगी, एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम जैसे और प्रॉब्लम्स हैं इट कैन बी सॉल्व्ड। वेरी नाइस। तो अब आपको मैंने ये समझा दिया डायग्नोसिस कैसे करना है। माँ बाप जो हैं पिकअप कर चुके हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास इसको ले जा चुके हैं। डॉक्टर ने डिटेल हिस्ट्री ली और ये डायग्नोस करके डॉक्यूमेंट कर दिया कि इस बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी है। फिर डॉक्टर ये भी बता देते हैं पेरेंट्स को, ये काउंसलिंग होती है पूरा सेशन, इट इज़ अ वेरी पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल थिंग। डॉक्टर और पेशेंट, जो पेशेंट तो बच्चा है उसके पेरेंट्स के बीच में ये काउंसलिंग सेशन होता है। इस काउंसलिंग में हम बैठ के बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे के माँ बाप को बोलते हैं कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है एंड वी हैव टू बी वेरी नाइस एंड सपोर्टिव। वी टेल देम कि ऐसे ऐसे इसको प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम के हम ये आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएंगे और उन्हें हम थोड़ा एंकरेज करते हैं। एक लगता तो है सेटबैक माँ बाप को, लेकिन वो हमारे ऊपर है, आप जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर है कि उन्हें वो पेरेंट्स को समझाएं कि दिस इज़ ऑल्सो जस्ट अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दे आर स्पेशल चिल्ड्रन हु नीड स्पेशल अटेंशन। लेट्स कम टू द स्लाइड to talk about the prognosis. CP is again and again I am stressing not a progressive disorder, meaning the brain damage neither improves nor worsens, but the symptoms can become severe over time due to subdural damage. A person with the disorder may improve somewhat during childhood if he or she receives extensive care from specialists, but once bones and musculature becomes more established, orthopedic surgery may be required for fundamental improvement. इसका मतलब ये है कि सेरेब्रल पैल्सी नॉन प्रोग्रेसिव है, बट कुछ बच्चे इसको इम्प्रूव भी कर जाते हैं अगर हमने अर्ली स्टेजेस में उसको अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में उसको हेल्प करके हमने उसको सपोर्ट ग्रुप में डाल दिया है। लेकिन
अगर हम ये मिस आउट कर गए हैं अनफॉर्चुनेटली और हम उसको ये सपोर्टिव मेजर्स नहीं दे पाए टाइम से, तब बच्चे की बोन्स एंड मसल्स जो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं सेरेब्रल पैल्सी से, वो स्टिफ हो चुकी हैं, वो या फिर फ्लॉपी हो चुकी हैं, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं मसल फाइबर, तो फिर हमारे पास ऑर्थोपेडिक मतलब बोन्स की और मसल्स की सर्जरी का ऑप्शन ही रह जाता है। तो अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए हम बार बार स्ट्रेस करते हैं कि ये जल्दी पिकअप हो जाए, जिससे हम जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर सकें और ये बच्चे को परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर्स बोलते हैं। परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब हाथ पैर जकड़ गए और वो उसी फॉर्म में अटके हुए हैं, क्लॉ हैंड बन जाता है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, जो भी ये हैं ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये हो भी गया है तो भी टुडे इन इंडिया विद सच रीसेंट एडवांसेस देयर इज ऑर्थोपेडिक सर्जरीज एंड इम्प्लांट्स and rehabilitative centers established all over India which can help the child to lead a near normal life. Let's come to the slide again. People who have CP tend to develop arthritis at a younger age than normal because of the pressure placed on the joints by excessively toned and stiff muscles. The full intellectual potential of a child born with cerebral palsy will often not be known until the child starts school. People with cerebral palsy are more likely to have some type of learning disability, but this is not related to a person's intellect or IQ level. Intellectual level among people with CP varies from genius to mentally retarded. तो देखिए cerebral palsy जो है, from the very beginning I have told you it is a disease of motor system. There are children who are suffering from cerebral palsy and they may have normal IQ. IQ मतलब होता है intelligence quotient. तो आप देख रहे हैं कि people with cerebral palsy can have normal IQ. And there are people who are geniuses with having cerebral palsy all over the world, which I will tell later. Plus also people who are having normal intelligence, little low average intelligence or normal intelligence. These can be picked up only when they are going to school. तो जिस बच्चे को cerebral palsy है उसकी इंटेलिजेंस के बारे में कमेंट करना गलत है, क्योंकि जब बच्चा 1.5 या 2 साल का है तो वो घर पे है हमारे पास, उसकी इंटेलिजेंस पिकअप तभी होगी जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, वो पढ़ना लिखना शुरू करता है, और उस दौरान हम उसके इंटेलिजेंस या फिर IQ या फिर उसकी लर्निंग प्रॉब्लम्स पे डायग्नोसिस और फोकस आफ्टर गोइंग टू स्कूल कर सकते हैं. तो अगेन cerebral palsy is not mental retardation. There are two different entities. Please do not call a cerebral palsy child a mentally retarded child. They may have learning disabilities. Again, let's come to the treatment. Look at the slide. The earliest proven intervention occurs during the infant's recovery in the neonatal intensive care unit. Then early nutritional support and physiotherapy. Physiotherapy is to encourage the patient to build a strength and exercises for rehabilitation. Treatment option में ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जब सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है तो उसके बाद भी अगर हम बेबी को एडमिट कर लें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में और उसको ऑक्सीजन दे दें तो वो इंजरी हम प्रिवेंट कर सकते हैं. जो अभी हम डिलीवरी के टाइमिंग में जिस तरह की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, अगर हम उसको उसी समय आइडेंटिफाई कर लें और सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें तो इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है. हाँ, ये NICU में हो सकता है. सेकेंडली उसको सही फ्लूइड्स और फीड्स देकर, दैट इज न्यूट्रिशनल सपोर्ट. एंड थर्ड इज फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग फील्ड. उसमें हर तरह की एक्सरसाइजेज, पैसिव एक्सरसाइजेज, एक्टिव एक्सरसाइजेज और मैनूवर्स सिखाए जाते हैं जो कि बोन्स और मसल्स को स्टिफ होने से रोकते हैं.
जो बच्चे अपने आप अपने हाथ पैर नहीं हिला पाते, उन्हें पैसिव एक्सरसाइजेस करा के उनकी मोबिलिटी रखते हैं हम मसल की और बोन्स की, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्चर्स में ना जाए। तो ट्रीटमेंट में हमें फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन पे ध्यान देना होगा। और क्या ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट में? लेट्स लुक एट द स्लाइड। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इट हेल्प्स अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन maximize their function, adapt to their limitations and live as independently as possible. Orthotic devices such as ankle foot orthosis AFOs are often prescribed to minimize gait irregularities. Speech therapy helps control the muscles of the mouth and jaw and helps improve communication. तो इसमें हमने देखा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो होता है जिसमें हम बच्चे को, या अगर वो टीनेज ग्रुप में आए हैं या अडल्ट्स भी आए हैं, तो उनको हम कितना उनको मोबिलाइज कर सकते हैं, उनकी लिमिटेशंस के साथ उनको जीना सिखा सकते हैं। हाँ जी। तो सेकेंड थिंग इज ऑर्थोटिक डिवाइसेस। ये डिवाइसेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्व लिम्ब, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, या जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उस तरह के उन्हें डिवाइस दिए जाते हैं टू हेल्प देम टू लिव लाइफ इंडिपेंडेंटली। हमारा मकसद है कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं, कितना वो अपने से अपने डेली डे टू डे एक्टिविटीज कर सकता है एंड सेल्फ डिपेंडेंट कर सकते। हाँ, जिससे कि वो हम पे दूसरे लोगों पे निर्भर ना हो पाए। एंड अगेन थिंग्स आर स्पीच थेरेपी। सेरेब्रल पैल्सी चिल्ड्रन have lot of speech problems that is called dysarthria, मतलब वो स्पीच उनकी स्लरिंग होती है, या उनकी टंग की जो मसल है या जो ओरल मसल्स हैं वो स्टिफ हो गई हैं, तो वो वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो लॉट ऑफ स्पीच प्रॉब्लम्स आर देयर। इवन जो लैरिंक्स होता है हमारे थ्रोट में, लैरिंजियल मसल्स अगर ठीक नहीं है तो अगेन देयर आर प्रॉब्लम्स इन स्वॉलोइंग ऑल्सो। तो स्पीच थेरेपी जो कि हमें उनके स्पीच पे हम, देर आर स्पेशल स्पीच थेरेपिस्ट्स, अगर हम टाइमली इसको नोटिस कर सके कि हमारा बच्चे को बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, तो द स्पीच थेरेपी कैन हेल्प द चाइल्ड टू कम्युनिकेट बेटर विद हिज पीयर ग्रुप। जितनी जल्दी हम इस समझ सके कि हमारे बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है, उतना ही बेहतर होगा कि एक डॉक्टर से, एक स्पेशलिस्ट से संपर्क करके इस तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम कर सके। तो 3 चीज़ें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैंने आपको समझाया, स्पीच थेरेपी, ऑर्थोटिक डिवाइसेस, ये सब रिहैबिलिटेशन में आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत लेवल तक दे हैव डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क, दे आर स्टिल डूइंग, एंड इट इज़ हेल्पिंग लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट. Some private organizations are also doing. So if the parents want, they can even go to private schools. There are called special schools, जहाँ पे बच्चों को मॉर्निंग 9 to 5 ऐसे लिया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है जो चीज़ें वो कर सकते हैं, उन्हें अपने आप इंडिपेंडेंट बनाया जाता है और नियर नॉर्मल लाइफ उन्हें जीने का सिखाया जाता है टेक्निक्स. Coming to the next slide, there is a hyperbaric oxygen therapy. It is called HBOT, in which pressurized oxygen is inhaled inside a hyperbaric chamber. It has been used to treat cerebral palsy under the theory that improving oxygen availability to damaged brain cells can reactivate some of them to function normally. Secondly, nutritional counseling, and the third option is surgery. तो हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ये इट इज स्टिल इन रिसर्च, अभी इस पे काफ़ी रिसर्च हो रही है. इसमें बच्चे को ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये डिजीज हुआ था, जैसा कि मैंने आपको समझाया. उस दौरान बच्चे का उस मोटर डेवलपमेंट, ब्रेन जो सेंटर है, ब्रोकाज एरिया या जो एरिया अफेक्टेड है, जैसे उस एरिया में स्पीच एरिया है अगर, या जो भी मोटर एरिया है, उस देर के लिए इवन इट फॉर 1 सेकेंड ऑक्सीजन नहीं गया, उस वजह से ये प्रॉब्लम हुई. तो पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस थॉट दैट अगर हम उसको हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी दें, ऑक्सीजन हम उसको इंक्रीज प्रेशर पर, हाइपरबारिक मतलब इंक्रीज प्रेशर से अगर हम उसे ऑक्सीजन डिलीवर कराएं, तो क्या ये बच्चे को, सेरेब्रल पैल्सी वाले बच्चों को हेल्प कर सकता है? नहीं. बट स्टिल लॉट ऑफ रिसर्च इज बीइंग गोइंग ऑन इन दिस.
अगेन सेकेंड थिंग इज न्यूट्रिशनल काउंसलिंग. बच्चे लैरिंजियल एंड फेरिंजियल मसल्स होती हैं स्वॉलो करने के लिए. तो जो बच्चों को सेरेब्रल पैल्सी होते हैं वो अगर उनकी लैरिंजियल और फेरिंजियल मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, मतलब कि वो वीक है मसल्स, तो बच्चा खाना स्वॉलो नहीं कर पा रहा. तो ऐसे बच्चों के लिए, या फिर उनकी जॉ मूवमेंट्स अफेक्टेड है, वो चबा नहीं पा रहा, जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें न्यूट्रिशनल काउंसलिंग उन्हें करवाते हैं. पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं एंड दे विल टेल यू व्हाट फूड टू गिव, इन व्हाट फॉर्म टू गिव. जो सीवियर फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पैल्सी है उसमें द फूड इज गिवन, इट मे बी गिवन इन सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म. जो बच्चे स्वॉलो नहीं कर पाते उन्हें ट्यूब से डाला जाता है, उसे कहते हैं राइल्स ट्यूब फीडिंग, बट इट इज इन अ वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पैल्सी. उसमें न्यूट्रिशनिस्ट विल tell you how much to mix, what all ingredients to use, and then they will make a paste and put it through a nasogastric or Ryle's tube. जो ट्यूब नाक से डाल के या मुंह से डाल के सीधा उनके स्टमक में जाती है, और इसलिए उनको swallowing और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ओवरकम हो जाती हैं. तो इस तरह की फीडिंग भी होती है एक तरफ, जो कि बहुत सीवियर केसेस में होती है, और दूसरा जो माइल्ड सेरेब्रल पैल्सी वाले बच्चे हैं उनको जो कॉमनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाए, आयरन डेफिशिएंसी से अनीमिया जो कि कॉमनली होता है, या उन्हें कोई और विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है, उनका एक न्यूट्रिशन चार्ट बनाया जाता है कि उन्होंने कितनी कैलोरी इनटेक वो ले पाते हैं. हो सकता है ऐसे बच्चे अपने मन से उतना आहार नहीं ले पा रहे जो कि सेम एज ग्रुप के बच्चे खाते हैं, तो इसलिए उनका एक न्यूट्रिशन चार्ट बनाया जाता है. इनटेक कितना है कैलोरीज का वो देखा जाता है, और कितना रेकमेंडेड है, रेकमेंडेड डेली अलाउंस, RDA जिसे बोलते हैं, हर विटामिन, हर प्रोटीन और हर कार्बोहाइड्रेट, इसका ईच वन हैज़ RDA डेली रेकमेंडेड अलाउंस. वो देखकर कितना उनका कैलोरी गैप है, मतलब हम कितना बच्चे को दे पा रहे हैं और कितना उसे देना चाहिए, कैलोरी गैप पे फिर हम वर्क करते हैं. इसमें भी पेरेंट्स को ही मेहनत करनी होती है. पेरेंट्स और काउंसलर इसके ऊपर इस गैप को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिशनल चार्ट्स बनाते हैं. तो दिस इज न्यूट्रिशनल काउंसलिंग. द थर्ड थिंग इज, अगर हम बच्चे को बाद में डिटेक्ट किया हमने और उसके बाद हमें उसको परमानेंट उसको कॉन्ट्रैक्चर हो गए हैं, तब हमारे पास ऑप्शन बचता है सर्जरी का. सर्जरी में टेंडन रिलीज सर्जरी बोलते हैं उसे. मसल और बोन, उसके बीच में टेंडन्स होते हैं इलास्टिक जैसे, और अगर मसल और बोन बहुत हार्ड हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया सेरेब्रल पैल्सी में आर्थराइटिस बच्चों को जल्दी हो जाता है. आर्थराइटिस मतलब बोन्स का डिजीज़, वो इसलिए जल्दी होता है क्योंकि मसल्स बहुत स्टिफ होती हैं. तो अगर ये हो चुका है तो भी हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन है, टेंडन रिलीज सर्जरीज. टेंडन को उन्हें एक्सटेंड करके काट दिया जाता है, जिससे कि जो बच्चे का हाथ अगर अकड़ा हुआ क्लॉ शेप में है, तो अगर हम वो टेंडन काट के उसको एक्सटेंड कर देंगे तो मसल और बोन का गैप बढ़ जाता है और वापस हाथ अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है. इस तरह की कई सर्जरीज होती हैं. उनमें से एक जो है ये बहुत सिंपल सर्जरी है, बट इट इज़ बीइंग डन इन इंडिया. बहुत सारे सेंटर्स में होती है, फ्री होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी होती है, जिससे कि हम बच्चों के कॉन्ट्रैक्चर्स रिलीज कर सकते हैं. तो वो बच्चे जो कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से अपने डेली डे टू डे काम नहीं कर पा रहे थे, जो फिजियोथेरेपी से भी कॉन्ट्रैक्चर्स ठीक नहीं हो सकते, फिजियोथेरेपी भी फेल हो चुकी है, वहाँ पे स्टिल वी हैव होप, वी कैन गेट देम टेंडन रिलीज और सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर दोज कॉन्ट्रैक्चर्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. There I would like to mention cerebral palsy, notable people with cerebral palsy. Josh Blue, comedian and winner of the 4th season of Last Comic Standing, who often jokes about his condition. Gabriella Brimmer, Christy Brown, Emperor Claudius, Joey Deacon, Ruben Gallego, Joel Gostin, Paul Henschel. ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, ये सारे जो लोग हैं, they are all, you will be amazed to hear, they are all very big names as writers, as poets, as research specialists, and they are all suffering from cerebral palsy. तो जी और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैं वही दिखा रही हूँ आपको कि कितना इट्स वेरी अमेजिंग टू सी कि इतने लोग इससे ग्रस्त हैं, they have overcome that problem. हाँ जी.
तो और कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में अभी? हाँ, अभी ये मैं बताना चाहूँगी कि आगे कि इसके रिहैबिलिटेटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। जी। हाँ, तो सेरेब्रल पैल्सी जब एक बार डायग्नोस हो गई, उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस देख लिए, उसके बाद आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब कि हम बच्चों को उसकी वापस नियर नॉर्मल ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज रिहैबिलिटेशन आपने स्टार्ट करवाया, उसमें फर्स्ट एस्पेक्ट होता है पेरेंटल काउंसलिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या जो पेरेंट या केयर गिवर है वो इतना मोटिवेटेड है कि वो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट भूमिका जो जिसे हम कह सकते हैं वो माँ बाप की ही होती है, क्योंकि बच्चे के साथ में मैक्सिमम टाइमिंग जो करना है वो माँ बाप को ही करना है। तो इसीलिए स्टेप 1 इज कॉल्ड पेरेंटल काउंसलिंग। हम पेरेंट्स को काउंसल एंड मोटिवेट करते हैं कि ऐसे ऐसे हम आपके बच्चे को प्रॉब्लम है और हम ऐसे ऐसे इसको हेल्प करेंगे। सेकेंडली हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये सब हमारे पास स्कूल्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट के चाहते हैं तो गवर्नमेंट के, और प्राइवेट के तो चाहते हैं तो उन्हें प्राइवेट के स्कूल्स के बारे में बताते हैं। उन्हें ये हमारी ड्यूटी है एज अ डॉक्टर कि हम उन्हें सही गाइडेंस दें और सही स्थान पे पहुंचाएं और किसी गलत जगह जाके उन्हें हाँ तकलीफ ना हो। तो इन्हें स्पेशल स्कूल्स का हम बताते हैं रास्ता एज अ पीडियाट्रिशियन। एंड थर्ड थिंग इन रिहैबिलिटेशन इज फिर हम उन स्कूल्स को कांटेक्ट में रख के उनसे डायरेक्ट ये ज़रूर अपडेट करते रहते हैं कि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट क्या हमारे चार्ट्स होते हैं, उनके ग्रोथ चार्ट्स उनके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। तो इसमें पेरेंट्स और केयर गिवर जो हैं उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें उस स्कूल तक पहुंचाना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, उन्हें उस स्कूल तक पहुंचाना, उन जगहों तक पहुंचाना और फिर उसके बाद भी उनका ट्रैक रखना। एवरी 6 months they have to come back for a checkup, for their growth monitoring, for their associated problems. तो associated problems में क्या क्या होते हैं? सीजर्स जो कि फिट्स हैं, बहुत घबरा जाते हैं पेरेंट्स, इसीलिए ये रिहैबिलिटेशन में ये पॉइंट मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं जब बच्चे को फिट्स पड़ते हैं। तो रिहैबिलिटेशन और सीजर्स जो है उसमें तकलीफ ये होती है कि बच्चे को हाथ पैर झटका, इसे कहते हैं झटका, कॉमन लैंग्वेज में झटके मारे या मिर्गी का दौरा बोलते हैं। ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, मैं आपको समझाऊंगी। तो जब बच्चे को ऐसे झटके या सीजर्स पड़ रहे हैं तो हमें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, फर्स्ट एड करना ज़रूरी है। घबराइए मत, पहले बच्चे को करवट दिला दीजिए जिससे कि अगर बच्चा कॉन्शियसनेस खो देता है तो वो कोई चीज़ एस्पिरेट ना कर जाए। सेकेंडली हमें बच्चे को ये देखना है कि जब उसको झटका पड़ रहा है, फिट्स पड़ रहे हैं, तो उसके मुंह में, जो कि बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, चम्मच या कुछ कोई लोग स्लिपर्स डाल देते हैं, वो ना करें। हम मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि इस समय बच्चा सेमी कॉन्शियस होता है, वो उसको और चोकिंग हो सकती है एंड इट मे इवन लीड टू डेथ। सो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेरेब्रल पैल्सी में बच्चों को कॉमनली सीजर्स होते हैं। जब बच्चे को सीजर हुए, माँ बाप को हमें समझाना है कि वो घबराए ना, उसे एक करवट लेके लिटा दीजिए, उसको हाथ पैर उसको पकड़िए मत, उसको रिस्ट्रिक्ट मत करिए, उस इवेंट को होने दीजिए, मुंह में कुछ ना डालें। एंड द थर्ड कॉमन थिंग इज मुंह पे वो लोग पानी डाल देते हैं या बच्चे को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। अगेन दिस इज इंजurious बिकॉज इट कैन कॉज चोकिंग। तो अभी हम इस चीज़ को देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक चीज़ बताया कि ये न तो इम्प्रूव करता है और न तो वर्सन करता है, न तो इसकी स्थिति में ज़्यादा डैमेज होता है और ज़्यादा। तो यहाँ पर एक चीज़ जानना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर हम डॉक्टर के पास में क्यों जाएंगे? मेन चीज़ तो इस बात की है कि अगर हमारी प्रॉब्लम अगर वर्सन नहीं हो रही है और ज़्यादा बच्चे की खराबी नहीं है, तो वो एक फिक्स टाइमिंग पर है, तो फिर हम कोई आदमी फिर डॉक्टर के पास में जाना क्यों चाहेगा? इस बात का हम आपसे जवाब जानना चाहेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं।
जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है, जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? जो खाली बैग है। Glass. Very good. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that
We shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. अभी हम डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जो सीपी के बच्चे होते हैं उनको घर पर एक दौरे पड़ते हैं। तो अब हम डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सबसे पहला जो वहाँ पर अवेलेबल होता है वो होते हैं माँ और बाप, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं माँ बाप को इस बारे में गाइड करने की, काउंसिल करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि घर पर पेरेंट्स से अगर बच्चे को किस तरह के सीजर या दौरे आ रहे हैं, झटके पड़ रहे हैं, तो वो क्या करें सबसे पहले? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जिसको मैं आपको बता रही थी इसी बात पे कि सारे बच्चों को नहीं होते सीजर्स, लेकिन सेरेब्रल पैल्सी जिन बच्चों को होती है, इट इज़ देयर 40 to 50% चिल्ड्रन दे हैव सीजर्स और एपिलेप्सी। अगर बच्चों को घर पर दौरे पड़ते हैं जबकि सिर्फ माँ या बाप उनके आसपास हो, जो कि माता पिता ही होते हैं घर पे, तो सबसे पहले डोंट पैनिक। स्टेप 1, घबराइए मत। स्टेप 2, पुट द चाइल्ड इन लैटरल पोजिशन, दैट इज चाइल्ड को या बच्चे को करवट लेके लिटाइए। एंड थर्ड थिंग, डू नॉट पुट एनीथिंग इन द माउथ, कोई भी चीज़ उनके मुंह में मत डालिए। अगेन 3 थिंग्स। स्टेप 1, डोंट पैनिक। स्टेप 2, पुट द चाइल्ड इन लैटरल पोजिशन। एंड स्टेप 3, डू नॉट पुट एनीथिंग इन द माउथ। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, कभी कभी उसके सिर्फ हाथ हिलते हैं, कभी कभी वो पैरों से भी झटका मारता है, आंखें ऊपर की तरफ जाती हैं, मुंह से थूक निकलता है, फ्रॉथिंग होती है मुंह में, और कभी कभी एंगल ऑफ द माउथ डिविएट होता है, मतलब जो मुंह का कोना है वो एक तरफ ऊपर को खिंचता है अपने आप। इनमें से कोई भी एक भी चीज़ हो सकती है और ये सारी भी हो सकती हैं। अगर ये सब हो रहा है और उसके बाद बच्चा बेहोश हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, या वो ड्राउजी हो जाता है जिसको बोलते हैं पोस्ट इक्टल ड्राउजीनेस, तो अब घबराइए मत। इसको ABC में देखिए, ये 3 चीज़ें होती हैं, A एयरवे, B ब्रीदिंग और C सर्कुलेशन। तो आप उसका सांस लेने की जो नाक और माउथ जो 2 चीज़ें हैं इनको क्लियर रखिए, ऐसे कि मैंने बताया उसमें कुछ मत डालिए। ब्रीदिंग देखिए बच्चा ब्रीथ कर रहा है या नहीं, और C सर्कुलेशन देखिए कि बच्चे का रंग क्या है, नीला तो नहीं पड़ गया है शरीर। अब इस दौरान तक आपको ऑलरेडी दूसरे आदमी को, किसी को बोल के डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था या एम्बुलेंस बुलवा लेनी चाहिए थी, और आफ्टर डूइंग दीज स्टेप्स आपको उसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ही करवाना पड़ेगा। हाँ, हॉस्पिटल में 2 तरह की दवाइयाँ, अगेन एक इंजेक्शन से भी दी जाती है सीजर्स कंट्रोल करने के लिए, और एक दवाई रखी भी जाती है पर रेक्टल। डाइजेपाम इज़ द ड्रग ऑफ द चॉइस। डाइजेपाम जो है वो हम पर रेक्टल रखते भी हैं, और अगर उतनी देर में उन्हें अगर आईवी लाइन मिल जाए तो आईवी के साथ इंजेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव है सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए। एंड डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या सीजर और एपिलेप्सी ये सेम चीज़ होती है या इसमें कुछ डिफरेंस होता है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, ये क्योंकि कॉमनली अगर बच्चे को सीजर पड़ रहे हैं, सेरेब्रल पैल्सी बच्चा है उसको और सीजर्स भी हो रहे हैं, तो फौरन हम उसको एपिलेप्टिक टर्म नहीं कर सकते। एपिलेप्सी जो है मिर्गी, वो है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू कॉज सीजर्स, दैट मीन्स इट इज़ अ टेंडेंसी टू कॉज सीजर्स। और सीजर्स जो है या कन्वल्जन्स या फिट्स, ये तीनों एक ही चीज़ है, ये सिर्फ हाथ पैर के झटके को बोला जाता है। एपिलेप्सी टेंडेंसी है, मतलब रेकरेंस है। एपिलेप्सी अगर एक बच्चे को हो गया है तो उसको दोबारा सीजर्स या फिट्स या कन्वल्जन्स, तीनों टर्म जो मैं बार बार समझा रही हूँ एक ही चीज़ है, आने का चांस ज़्यादा है। तो जो एपिलेप्टिक बच्चा है, देयर इज़ अ चांस फॉर रेकरेंट सीजर्स, एंड इसका ट्रीटमेंट है बहुत ईजी है, बल्कि आपको इसका मेडिसिन होती हैं, आपको सिर्फ यू कैन नॉट स्किप दीज मेडिसिन। कुछ बेसिक टेस्ट कराने होते हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन सेरेब्रल पैल्सी सीजर्स, एंड lot of drugs are there, starting with phenytoin, then carbamazepines and sodium valproate। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो सीजर्स इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ बच्चों में
एक मेडिसिन से सीजर कंट्रोल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों में 2 या 3 भी टैबलेट्स देनी पड़ती हैं। इट इज़ कॉल्ड मल्टी ड्रग थेरेपी। उसमें 3-4 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देनी पड़ती हैं टू कंट्रोल सीजर्स। टाइम पे आके आपको बच्चे को दिखाना पड़ेगा। उसके जैसे सोडियम वैल्प्रोएट एक टैबलेट है, अगर वो दे रहे हैं हम अपने बच्चे को, तो ध्यान रखिए उसका लिवर फंक्शन टेस्ट हमें कराना पड़ेगा हर 3 महीने से 6 महीने में, क्योंकि ये दवाई लिवर पे असर करती है। अगर हम कोई और फेनिटोइन दे रहे हैं तो उसका ब्लड टेस्ट हमें कराना पड़ेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने होंगे। तो हर 3 से 6 महीने में हमें ये प्रॉब्लम सेरेब्रल पैल्सी से अलग है, इसके लिए अलग हमें ट्रीटमेंट और उसका फॉलो अप करना पड़ेगा कि क्या हमारी दवाइयाँ जो कि हमने सीजर्स के लिए शुरू कर दी हैं वो उसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे। दूसरी चीज़, एक सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे को अगर सीजर हो रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको एपिलेप्सी है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि उसको सीजर दोबारा हो सकता है इट इज़ अ फेब्राइल सीजर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेब्राइल सीजर और एपिलेप्सी के बीच में अंतर समझना। एज ए कॉमन मैन, अगर बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी है और उसको आज बुखार आ गया है और वो 5 साल से कम उम्र का है, हो सकता है उसको बुखार की वजह से फिट्स पड़ रहा है या सीजर पड़ रहा है। कभी कभी बच्चों को बुखार से भी झटके आ जाते हैं जो कि बिल्कुल सेफ होते हैं, उनके लिए दवाइयाँ भी नहीं शुरू करी जाती इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, और वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। 4 से 5 साल की उम्र तक ही होते हैं। अगर ये फेब्राइल सीजर है ड्यू टू फीवर तो ये अलग एंटिटी है, और अगर ये सेरेब्रल पैल्सी में सीजर है, एपिलेप्सी है, तो ये अलग एंटिटी है, इसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इस तरह से किया जा सकता है। अलग है दोनों। तो इसलिए सेरेब्रल पैल्सी के डायग्नोसिस, कॉजेस और उसके बाद उसका मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। बस इसमें हमें सहयोग चाहिए पेरेंट्स का और पीडियाट्रिशियन का। इट्स अ टीम वर्क। जी। पेरेंट्स, पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर हैं, और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी, ऑल द डिसिप्लिन्स आर इन्वॉल्व्ड, एंड दीज चिल्ड्रन अगेन एज आई टोल्ड यू दे हैव एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। वो डायग्नोज करें और उसको भी हम समझें। अगर सीजर्स हैं तो हम न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। इन बच्चों को ENT प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ईयर नोज थ्रोट की। तो अगर हमें ENT प्रॉब्लम्स लगती हैं, चाइल्ड को सुनने में प्रॉब्लम है, डेफनेस है, ऐसा आपको पता, सिर्फ आपको डाउट भी हो रहा है, तो ऑलवेज इट्स बेटर कि हम एक ENT ओपिनियन भी लें। इनको लैरिंजियल प्रॉब्लम होती है, लैरिंजियल वीकनेस होती है, तो अगेन मैंने आपको समझाया था स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकती है, तो उसमें हमें स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। और अगर इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है तो हमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से भी हेल्प हम ले सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि अब माइल्ड स्टेज होता है और सीवियर स्टेज हो सकता है, तो क्या जो माइल्ड स्टेज के बच्चे हैं, क्या उनको अदर बच्चों के साथ में रखा जा सकता है, उनकी स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है और उनमें किसी तरह की डिफरेंसेस नहीं होंगी? मेरा कहने का मतलब है, क्या उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके जो आपने पूछा है, इसका आंसर ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवाइडेड है। मतलब वन सेक्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड पीपल, दे थिंक डिफरेंटली, एंड देयर इज अनदर सेक्शन हु थिंक डिफरेंटली। इट्स कॉल्ड 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। एक माइल्ड CP वाले बच्चे को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना, ये एक विवाद है। देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। एक्चुअली ये प्रश्न इसलिए क्योंकि अभी आपने ये चीज को बताया कि बच्चे में IQ के लेवल से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल। और अगर बच्चे का IQ लेवल अदर बच्चों के जैसा ही है, उसी के जैसा डेवलप हो रहा है, तो हम समझते हैं नॉर्मल आदमी इस बात को समझ सकता है कि उनको अदर बच्चों के साथ में रखा जा सकता है। हाँ, बहुत अच्छा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस पे आपको बता सकूं कि जब बच्चे का IQ नियर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल स्कूल बिल्कुल जा सकता है। लेकिन हमें ये जरूर देखना है कि जो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर वो चल नहीं पा रहा, लोअर लिम्ब सिर्फ इन्वॉल्व है, तो उस स्कूल में टॉयलेट से लेके एंट्रेंस पे एडमिशन, जहाँ पे वो उसको एंटर करना है, वहाँ पे रैंप होना, या उसको ऐसे कोई अगर उसको डिवाइस यूज करने पड़ रहे हैं, वेदर इट इज वॉकिंग स्टिक्स और इट इज एनीथिंग व्हील चेयर और एनीथिंग लाइक दैट, उस तरह की सुविधाएं उस स्कूल में होना जरूरी है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी वाली प्रोविजंस होनी चाहिए उस स्कूल में, जिससे कि वो बच्चा कंफर्टेबल हो। उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए,
उनके लिए सेपरेट इन द सेंस उनके लिए प्रोविजन होना चाहिए कि वो सपोज स्टेयर्स हैं, वो बच्चा स्टेयर्स क्लाइंब नहीं कर सकता, तो देयर शुड बी एन एडजेसेंट रैंप और देयर शुड बी अ लिफ्ट और एलिवेटर। नेक्स्ट थिंग, अगर उसको सिर्फ फाइन मोटर प्रॉब्लम है, वो स्पून पकड़ के खाना नहीं खा सकता, so there should be an assistant or a help who will help them to eat. In fact, in Delhi, there are schools where I have gone and visited that they have kept one special child in a class of 20 other children. तो जो हमारा स्पेशल चाइल्ड है वो उन 20 बच्चों के साथ है, उनके साथ मर्ज करता है, एंड इट इज़ वेरी नाइस टू सी इन दी स्कूल्स कि उस स्पेशल बच्चे के लिए एक एक्स्ट्रा हेल्प रखी जाती है जो उनको असिस्ट करती है उसकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में, और बड़ा मन प्रसंग होता है, वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। हमें तो पता ही नहीं चलता, जो माइल्ड आईक्यू वाले हैं, जब हम जाते हैं डॉक्टर स्कूल्स में तो वो बाद में वो बताया, हम तो नहीं ऐसे पता कर पाए, उन्होंने आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको सिर्फ अपर लिम्स प्रॉब्लम थी, जी। उसको लोअर लिम्स भी नहीं थी। तो जब वो खाना खाने का टाइम आया, ओनली देन यू कैन मेक आउट कि ये स्पून से खा नहीं पा रहा है, स्पून पहुंच नहीं पाती माउथ तक, और उसमें भी दे आर वर्किंग इन फिजियोथेरेपी। तब हमें पता चला कि ये बच्चा सेरेब्रल पैल्सी से ग्रस्त था। इवन अ डॉक्टर कुड नॉट मेक आउट। सो आप देखिए कितनी अच्छी चीज कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं जैसे हम कह सकते हैं कि सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा इस तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम। निश्चित रूप से, तो अगर स्कूल्स में इस तरह के बच्चों को फैसिलिटी दी जाए तो एक नॉर्मल बच्चों के साथ में रहते हुए एक नॉर्मल डेवलपमेंट को गेन कर सकते हैं। यस, अनदर स्कूल ऑफ थॉट, एक चीज़ मैं इस पे कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने ऐसे बच्चे को इस स्कूल में भेज रहे हैं तो क्या वो बाकी जो 20 चिल्ड्रन हैं वो उसको बुली तो नहीं करेंगे। ये सबसे ज़्यादा एक मदर को या एक फादर को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि तो आप दो तरह से, इसको मैंने बोला था ना, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है, हम 2 तरह से देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या भाई मेरे ये इस 20 चिल्ड्रन विल नॉट बुली माई चाइल्ड, इसका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट खराब तो नहीं पड़ेगा, तो फिर उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स भी हैं। तो इट इज़ एक्चुअली द पेरेंट्स डिसीजन। तो एज अ मदर, सपोज आई वुड चूज दैट आई वांट टू सेंड माई चाइल्ड टू अ नॉर्मल स्कूल, मैं सोचूंगी कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ रहे और उसको असिस्टेंस थोड़ी सी मिल जाए। अगेन ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन दी सिवियरिटी ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी। सीवियर सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे का IQ नॉर्मल है, फिर भी हम उसे नॉर्मल स्कूल नहीं भेज पाएंगे अगर उस स्कूल में इतनी टेक्नोलॉजी और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो उसको एड कर पा रहा है डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ये तो हमारे ऊपर और थोड़ा स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। बाकी दे कैन ऑलवेज गो टू द नॉर्मल स्कूल, दे आर नॉर्मल, दे आर वेरी नाइस एंड स्पेशल चिल्ड्रन। इनफैक्ट ये स्पेशल वर्ड भी जो है वो इसीलिए बोला जाता है कि उन्हें थोड़ी सी वो असिस्टेंस चाहिए, बाकी वो नॉर्मल बच्चों की तरह से ही हैं, वो अपनी ग्रोथ को गेन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को उसी तरह से। जी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और ये है कि सोसाइटी में इस तरह के बच्चों का जो आउटकम होता है वो क्या नॉर्मल लोगों के साथ में उसी तरह से होना चाहिए जैसे अदर लोगों के साथ में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मेरी लास्ट जो मैंने आपको बताया था, जो इतने सारे पोएट्स और इतने सारे राइटर्स और इतने सारे, इनमें से कुछ नाम ऐसे थे जो नासा में काम करते हैं, तो उसमें टीवी एक्टर्स और बहुत सारे इस तरह के आपने, और नासा में 2 साइंटिस्ट काम करते हैं उनमें से, और हमारी कंट्री में 2 डॉक्टर्स हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे में, आज भी वो काम कर रहे हैं। तो सोसाइटी का जो आउटकम है वो तो इससे बढ़िया नहीं हो सकता। तो ये इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता कि वर्ल्ड के सबसे मोस्ट फेमस एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन नासा में स्टीफन हॉकिंग, वो जिसका डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रही थी, वो स्टीफन हॉकिंग उनका नाम है, और बहुत ही वर्ल्ड के मोस्ट टैलेंटेड फिजिसिस्ट में वो जाने जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम से अगर हम सही ढंग से उसको टैकल करें तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे की छिपी हुई टैलेंट निकल करके बाहर आ सकती है और एक नॉर्मल बच्चे की तरह से ग्रोथ कर सकता है। जी, इस तरह से और कुछ गाइडलाइंस अगर आप पेरेंट्स को देना चाहें तो वो प्लीज आप बताएं। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये गाइडेंस दूंगी कि इसको छुपाइए मत। जी, जब आपने पिकअप कर लिया है कि आपके बच्चे को सच्चाई से हम अपने आप को जितना ज्यादा आप अपने आप से छुपा रहे हैं, डिले कर रहे हैं इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में, तो छुपाइए मत, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए। अपने आप जैसा फील करेंगे आपका बच्चा वैसा फील करेगा। सेरेब्रल पैल्सी फिजिकल प्रॉब्लम है, उसमें उस बच्चे को सब कुछ दिख रहा है, महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, तो जैसा हम सोच रहे हैं और दिखा रहे हैं उसको, वो भी वही देख रहा है। तो अगर हम नॉर्मली बिहेव करें और उसको एनकरेज करें तो बच्चा जो है वो भी नॉर्मल रहेगा एंड ही विल ब्रिंग आउट
लॉट ऑफ गुड टैलेंट्स आपने जैसे बोला, एंड ही विल कम आउट इन फ्लाइंग कलर्स। इसी में थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा क्योंकि हमारी इंडियन ऑडियंस थोड़ा सा फिल्मों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसा कि हम अभी तारे जमी पर अपनी एक फिल्म देखी थी जिसमें, और इसी तरह से अभी पा एक फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत ही शानदार रोल किया था। उसमें हम देखते हैं कि उनकी माँ जो होती है वो उनको उतना ही इंकरेज करती है, बल्कि एक कोई उनके ऊपर जब क्वेश्चन करता है तो वो कहती है कि वेरी रेयर चाइल्ड, ये बहुत ही रेयर चाइल्ड है, बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है, क्योंकि कई करोड़ों बच्चों के बीच में इस तरह की एक बीमारी, तो यानी कि उनको किसी तरह से एक जो कहते हैं हीन भावना से ग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से वो बच्चा एक अदर बच्चों के जैसे ही डेवलपमेंट को गेन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। बिल्कुल, माँ और पिता जो हैं या केयर गिवर्स के अपने मोटिवेशन के ऊपर है कि वो उस बच्चे को कितना बढ़िया तरीके से उसको नियर नॉर्मल बना सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऑडियंस, मैं आपसे एक बार फिर होल सोल में मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने आज बहुत अच्छी जानकारी दिया सेरेब्रल पाल्सी के बारे में, कि बच्चे के अंदर में एक बिल्कुल बाय बर्थ सिचुएशन में ही बच्चे के जन्म लेने से पहले आप उसकी माँ का चेकअप करा सकते हैं। उस दौरान में अगर किसी माँ को किसी तरह की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो उससे ओवरकम किया जा सकता है। ड्यूरिंग बर्थ बच्चे को किसी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बर्थ लेने के बाद में जो उसके स्टार्टिंग के 1 या 2 साल होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही वो टाइम होता है जबकि बच्चे के मस्तिष्क का विकास, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है। और ऐसी सिचुएशन में किसी तरह की प्रॉब्लम उसके सामने नहीं आने पाए तो निश्चित रूप से बच्चे के साथ में इस तरह की सीपी की प्रॉब्लम से स्पेशली हम ओवरकम कर सकते हैं, इसको अवॉइड किया जा सकता है। और स्पेशली जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कार्यक्रम में आपको बताया था कि सरकार बहुत तरह से, हर तरह से ऐड दे रही है और इस तरह के काम करने के लिए आगे आ रही है। और आपको सिर्फ इतना करना होता है कि एक्सपेक्टिंग मदर्स को अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स में एक रजिस्टर कराना होता है उसको, और उनकी डॉक्टर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और अपने बच्चे की इस तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हमारा कार्यक्रम आपको एक मदद देगा। इस उम्मीद के साथ में आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना,
वेयर इज द कप? देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन, ओपन करके, ओपन, ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय